सो रिज्यूम करते हैं लेक्चर नंबर 3 से, जिसमें हम पहले ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बैलेंस ब्रिज का। ओके, बैलेंस ब्रिज तो कुछ इस तरीके से हमें सर्किट दिया और हमने जो पहले पढ़ा था जॉइंट्स वाला कॉन्सेप्ट कि क्या चीज़ सीरीज़ में है और क्या चीज़ पैरेलल में है। इसमें एक जॉइंट होगा और पैरेलल के लिए दो जॉइंट होंगे, तो वो यूज़ करेंगे। अब ये दिया है तो ये जॉइंट और ये जॉइंट एक ही है, एंड ये और ये एक ही है। इस तरीके से ये हमारा जो जॉइंट है ये एंड दिस ये कुछ इस तरीके से हैं, ये इक्वल ही हैं। अब इसको हम बनाते तो ये हमारा कहीं भी ना सीरीज में बन रहा है ना पैरेलल में। क्यों? क्योंकि ये लगातार दो जॉइंट नहीं है। लाइक ये इससे यहाँ से तो कनेक्ट है, बट ये बाद में कहीं और कनेक्ट है और ये इधर इससे कनेक्ट है, तो मतलब ये ऐसा भी कुछ भी सीरीज नहीं बन रहा है। तो ये बैलेंस ब्रिज हमारा कुछ इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। वैसे तो हमने इसको देख के सीखा है कि ये हमारा बैलेंस ब्रिज का डायग्राम होता है और उसमें मिडिल वाला एलिमेंट होता है जो कि काफ़ी क्रूशियल होता है, ये वाला। इस पर डिपेंड करता है कि अगर ये हटेगा तो सॉल्व होगा, नहीं हटेगा तो अलग तरीके से करेंगे। यहाँ पे ये है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। 6 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम एक एलिमेंट है। तो कभी भी ऐसा आए कि एक एलिमेंट जो कि अलग आपको दिया हो, ये इन दोनों के पैरेलल में आपको लगे। ये क्या है कि इसके पैरेलल में ये जॉइंट और ये जॉइंट, ओके, इस तरीके से। तो ये क्या है, इसका मिडिल एलिमेंट होता है। तो ये हमने बनाया, ये हमारा 2 ओम बना, तो ये हमारा मिडिल एलिमेंट है। तो बैलेंस ब्रिज की कंडीशन क्या कहती है कि आपका ये Z1 इंटू आपका Z4 अपोजिट जो रेजिस्टेंस होते हैं उनका प्रोडक्ट, अपोजिट वाले रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल है तो हमारा ये 2 ओम किसी भी काम का नहीं है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ से करंट 0 एम्पियर जा रही है, और करंट 0 एम्पियर जा रही है तो इसमें कोई वोल्टेज नहीं होगा। इस वजह से हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। और वोल्टेज ऑफ बी जो है हमारा, ये जो पॉइंट है बी, वो किसके इक्वल है, वोल्टेज ऑफ डी के। इसलिए इसका मतलब VBD हम अगर लिखें VBD वो हमारा 0 होगा। तो VB इजकल टू VBD। तो ये हमारा हुआ बैलेंस की कंडीशन। ये तो आउटकम हुए और ये हमारा रिक्वायरमेंट हुआ, दिस इज रिक्वायरमेंट, ये होना चाहिए। तो अपोजिट ये Z4 और Z3 अपोजिट का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। ये हमने बात करी। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। केस 1 की बात करते हैं, दिस इज केस 1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको एज अ ओपन सर्किट ले लेंगे। जो हमारा बीच में रजिस्टर होता था, रजिस्टर को एज अ ओपन सर्किट हम ले लेंगे। ओके, ओपन सर्किट। और यहाँ पे हम क्या लेंगे, एज अ क्लोज सर्किट, या बोले तो शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट लेंगे तो हमें साफ दिख रहा है कि ये हमारे दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में। ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। तो 6 6 सीरीज 12, तो 12 और 12 पैरेलल हमारा बन गया 6। और इससे हमें, ये हमें अगर गिवन है, ये वोल्टेज गिवन है, तो हम निकाल सकते हैं किसको, वोल्टेज करंट को। अगर करंट गिवन है, लाइक जैसे IS हमें गिवन है 2 एम्पियर, तो हम वोल्टेज को निकाल सकते हैं। तो I इंटू आर मतलब 12 वोल्ट। ये हमारा वोल्टेज निकल के आया है इस केस में। ऊपर हमें ओके वोल्टेज गिवन था, तो हम वोल्टेज गिवन था तो फिर इस करंट को, ये जो IS करंट है, इस करंट को हम निकाल सकते हैं अगर हमें वोल्टेज गिवन है। ओके, अगर वोल्टेज गिवन है 12 और हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया 6 ओम, तो हम निकाल सकते हैं करंट को जो कि 2 एम्पियर है। और अगर करंट पता है तो हम वोल्टेज को निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड क्या कहता है, आपने इसको शॉर्ट सर्किट लिया, शॉर्ट सर्किट लिया कुछ ऐसे। ओके, तो ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट सेम है, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको मैं मान लूँ ए, ओके, ये बी। तो दो जॉइंट से मिलके बनी है ये रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस। तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों पैरेलल हो गए, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल हो गए, ऐसे ही हुए। तो 6 6 पैरेलल 3, 6 6 पैरेलल 3 और 3 + 3 6। यहाँ पे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 आया। बस सॉल्व करने का तरीका अलग है, वहाँ ओपन सर्किट लिया, यहाँ शॉर्ट सर्किट लिया, फिर से वही हमारा IS 2 एम्पियर के इक्वल आ गया। ये हमारा बैलेंस ब्रिज का कॉन्सेप्ट था। अब अगर कुछ ऐसा फिगर हमें गिवन हो इस तरीके से, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको I निकालनी है, वी हैव टू फाइंड I। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है। हमने क्या देखा, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। वो कैसे, तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हम देखेंगे दिस इज 2 और दिस इज 2 इक्वल है। तो एक ब्रांच से करंट आ रही है और हम KVL को यूज़ करेंगे, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। जितना भी करंट आ रहा है, यहाँ जा रहा है,
उतना सेम करंट यहाँ से बाहर भी आना चाहिए। ओके, तो अगर ऊपर वाला I है तो ये भी I होगा, तो ये I यहाँ पे क्योंकि दो ब्रांच में डिवाइड होगा और दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है इसलिए इक्वली डिवाइड होगा, तो ये हमारा I/2 एंड दिस वन इज ऑल्सो I/2, ये दो I/2 डिवाइड हो गया। अब उसके बाद सेम चीज़ की बात करें तो I/2 डिवाइड हो गया, तो सेम यहाँ पे होगा। इससे बाहर निकल रहा है I, बाहर निकल रहा है I, तो बाहर I निकलेगा और ये क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस है 2 ओम और 2 ओम, मतलब कि ये दो ब्रांच से मिलके बाहर निकल रहा है। अगर यहाँ I निकल रहा है और हम ये कह रहे हैं कि इनसे जो भी निकल रहा है वो इक्वल निकल रहा है, तो फिर ये सीधी सी बात है I/2 और I/2 निकलेगा। अगर I/2 वैल्यू होगी तभी तो ये दोनों इक्वल होगा, इनका सम I के इक्वल होगा, तो यहाँ से ये बात निकल के आएगी I/2 हमारी वैल्यू होगी ये दोनों करंट की। तो ये I/2 एंड दिस इज I/2। अब उससे क्या हुआ कि हमारे ये जो पॉइंट हैं B और C और E और F, ओके, तो ये जो पॉइंट है B और C ये इक्विपोटेंशियल होंगे। हम कैसे बोल रहे हैं वो देखते हैं। ये पॉइंट B एंड C हैं, VB इजकल टू VC होगा, सिमिलरली VE इजकल टू VF होगा। हम कैसे कह सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ में आना चाहिए। सो अगर हम यहाँ से करंट I/2 भेज रहे हैं तो अब इसके जाने के 3 पाथ हो गए, ये 3 पाथ हो गए। सिमिलरली फॉर इस वाले ब्रांच के लिए देखें तो यहाँ पे भी 3 पाथ हो गए। अब क्योंकि ये पाथ जो हैं एक ये और ये तो आगे जा रहे हैं और ये वापस जाके इधर हमारे हो जाएंगे। ओके, ये ऐसे है, तो इन पाथ से अगर करंट जाएगी तो वो यहाँ पे इक्विवेलेंट बन जाएगी, तो यहाँ पे कुछ भी वायलेशन नहीं हो रहा KCL का। ओके, बट अगर हम बात करें इनकी, अगर हम बात करें ये वाला और ये वाला, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, और क्योंकि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है 8 8 12 12, ओके, और I/2 मतलब इक्वली डिवाइड होगा इन तीनों ब्रांच में, तो हम ये कह रहे हैं कि जितनी करंट इधर से जा रही है, बात को समझना, जितनी करंट इधर से जा रही है उतनी ही करंट इधर से भी जा रही है, बट दैट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इस वजह से यहाँ पे करंट हमारा हमने 0 के इक्वल मान लिया है, या फिर बोले तो B और C पॉइंट इक्विवेलेंट है, इक्विपोटेंशियल है, VB इजकल टू VC एंड VE इजकल टू VF। तो ये यहाँ पे मैटर हो रहा है क्योंकि इक्वल करंट अब इक्वल एंड अपोजिट नहीं जा सकती, तो हमने ये मान लिया कि ये जो करंट I/2 है ये दो ही ब्रांच में हमारा डिवाइड होगा और फिर वापस जाके यहाँ जुड़ जाएगा इससे, इस वजह से ये 0 है। अब ये 0 है तो हमारा फिगर किस में चेंज हुआ वो देखते हैं। और क्या है, शॉर्ट सर्किट जो होता है वो हमारा इजी केस होता है और ओपन सर्किट हमारा हार्ड केस है एज कंपेयर टू हियर। और वैसे भी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़, तो ओके, रिक्वायरमेंट के ऊपर। ये हमारा फिगर था जिसमें हमने इनको ओपन कर दिया, ओके, ये ओपन कर दिया। तो अब ये हमारा क्या कैसा बचा, ये 2 और 2 पैरेलल में हमको दिख रहा है, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये हमने क्या माना है, इनको हम अगर क्या करें शॉर्ट सर्किट कर दे तो हमें साफ दिखेगा ये पैरेलल में है, ऐसे ही इनको शॉर्ट सर्किट कर दे तो ये दिखेगा ये पैरेलल में है। ओके, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि शॉर्ट सर्किट इजी है, तो ये पैरेलल में हो गए और ये भी पैरेलल में हो गए। अब ये D और ये C पॉइंट 1 है, ओके, एंड ये B और A पॉइंट 1 है। इसका क्या मतलब कि ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाले जो एलिमेंट है ये भी पैरेलल में है एक दूसरे के, एंड ये 12 और ये 12 ये भी पैरेलल में है। ओके, तो इस बात को समझते हैं और अच्छे से दोबारा। मैंने क्या किया कि मैंने इनको शॉर्ट सर्किट कर दिया, ओके, मैंने ये कर दिया क्योंकि इक्वल पोटेंशियल है, तो अब शॉर्ट सर्किट कर दिया तो A हमारा B के इक्वल हो गया, ये पूरी लाइन एक ही हो गई। सिमिलरली आपका C D के इक्वल हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे 2 और ये 2 पैरेलल हैं, ऐसे ही ये 2 और ये 2 पैरेलल हैं। अब बात आई इनकी, इनका हम क्या बोल सकते हैं, तो अगर आप गौर करें जॉइंट वाले से कि ये जो एलिमेंट है 8 और ये जो एलिमेंट है 8, ये एलिमेंट इधर B से जुड़ा है और A और B हम एक ही बात बोले, C और D एक ही बात बोले, तो ये दोनों एलिमेंट ऊपर तो AB या एक ही बात है जुड़े हैं और नीचे भी एक ही चीज़ से जुड़े हैं, तो क्या कह सकते हैं कि 8 और 8 पैरेलल है, हम ये कह सकते हैं। सिमिलरली हम 12 को देखें और 12 को देखें, सो 12 भी हमारा हम बोले AB या CD, ऊपर AB से जुड़ा है नीचे CD से जुड़ा है, ये वाला 12 भी ऊपर AB से जुड़ा है नीचे CD से जुड़ा है, तो ये चारों जो एलिमेंट है 12 12 8 8 ये सब पैरेलल में हो गए और ऊपर वाले 2 2 पैरेलल में हो गए, तो ये 2 2 क्या बन जाएगा हमारा 1, ओके, ये 2 2 बन जाएगा हमारा 1 और ये हमारा 4 ये पैरेलल में, 12 12 बन जाएगा हमारा 6, 8 8 बन जाएगा हमारा 4, ओके, और 2 2 ऊपर 1 है और ये 6 4 का भी फिर हमें पैरेलल लेना है और नीचे भी 1 है, तो हमें R इक्विवेलेंट निकल के
आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमने निकाला जो कि 4.4 ओम आया, ये सॉल्व कर लेंगे आप तो 4.4 ओम आएगा। तो करंट हमारा क्योंकि वोल्टेज 88 वोल्ट दिया था तो 88/4.4 20 एम्पियर हमारी करंट आई इस केस में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया करंट को, अब हमें ये बड़ा सा क्यूब वाला डायग्राम मिला है और इसमें हमें सिंपल आर ए बी निकालना है। किसके अबाउट? ये बी है एंड दिस इज ए, ये ए है, इनके अबाउट हमें आर ए बी को सॉल्व करके लाना है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसको हम किस अप्रोच से, 2-3 अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं नेटवर्क के अंदर। एक तो आपका क्या अप्रोच हो सकता है, आप करंट को भेज के सॉल्व कर सकते हैं, जैसा हमने वहाँ किया था। मान लीजिए यहाँ से इसको हमने ए बी के अराउंड करंट को भेजने का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, पहले आप वोल्टेज सोर्स से जोड़ें। वोल्टेज सोर्स से जोड़ा मैंने, ओके, वोल्टेज सोर्स से जोड़ा मैंने, करंट भेजी आई। अब ये आई यहाँ पे केवल 3 जगह जा रही है और तीनों इक्वल हैं, आर आर और आर। तो ये I/3 एंड I/3 हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये करंट हो गई। उसके बाद हमारी करंट ये यहाँ पे I/3 पहुंची सी पॉइंट पे, ओके, सी पॉइंट पे। अब सी पॉइंट पे वो कहाँ का डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, 1 2 2 जगह। तो I/3 का हाफ I/6, ओके। ऐसे ही ये जो I/3 यहाँ पे गई, यहाँ पे क्या पहुंचा है I/3, इस जगह क्या है I/3। तो ये 2 जगह जा रहा है तो I/6। अब ये I/6 इस जगह पहुंचा, ये 2 जगह जा रहा है, ये और ये, तो I/12 और I/12। अब ये I/12 यहाँ से आ रहा है और I/12 इसमें भी होगा क्योंकि यहाँ होगा यहाँ होगा, तो ये वापस क्या बन जाएगा I/6। सो इसको ऐसे देखते हैं, जो हमारा I/3 करंट है वो हमारा ये ब्लू वाला है और I/6 येलो वाला। तो ये जो ब्लू वाला हमारा रो जा रहा है ये 2 में डिवाइड हुआ है, एक इसमें और एक इस वाले रो में। तो ये I/6 डिवाइड हो गया। सिमिलरली ये वाला हमारा इसमें और इसमें डिवाइड हो गया। सिमिलरली ये वाला हमारा इसमें और इसमें डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे I/6, यहाँ पे I/6, ओके। और ये हमारा I/6, ये हमारा I/6 और ये भी हमारा I/6, ये हमारा I/6। तो अब ये फिर से क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ये तो डिवाइड हो रहा था, अब अलग अलग ब्रांच से आके ऐड भी तो होगा। तो जब ये ऐड होगा तो यहाँ पे हमारा फिर से वो क्या I/3, इधर भी I/3, क्योंकि 2 I/6 के हमारे आ रहे थे, ऐसे आ रहा था, ओके, ऐसे और ऐसे। ये I/3 हो गया, ये I/3 हो गया। और जब ये इधर से आएगा, ओके, तो हमारा ये जो ब्रांच है ये वाली, ये भी I/3 हो जाएगी। तो 3 I/3 निकलेंगे, तो 3 ये भी हमारा I/3 ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नीचे से आ रहा है और इधर से आ रहा है। तो 3 I/3 निकले, तो ये तीनों हमारे I/3 ही हो जाएंगे ऐड होके इस तरीके से। जितनी आउटगोइंग करंट है उतनी इनकमिंग करंट है। तो इसको इस तरीके से देखते हैं, ओके। अगेन एक बार और, तो ये हमारा ए से करंट जा रही है I/3 और I/3, 3 ब्रांच है तो बराबर डिवाइड हो गई, ओके, इस वजह से क्योंकि 3 ब्रांच है, तीनों का रेजिस्टेंस सेम है, ओके। अब जो करंट जा रही है ए से वही बी में रिसीव होगी, मतलब ये हमारा I/3 होगी, ये ब्रांच और ये ब्रांच, ये तीनों ब्रांच R/3 होंगी। अब यहाँ पे देखें जी पॉइंट पे, तो हमारा ये जो जी पॉइंट है, जी पॉइंट पे देखें तो हमारा ये जो करंट है वो डिवाइड हो गई I/6 में, क्योंकि I/3 जो ऊपर से करंट आ रही है वो 2 जगह डिवाइड होगी, ओके, डिवाइड हो गई। अगेन अब यहाँ से देखें इनकमिंग क्या होगा, तो इस वाली ब्रांच के लिए जो मैंने टिक लगाया था अभी मिटा दिया, ये जो एरो है इस वाली ब्रांच के लिए, क्योंकि इसमें I/3 जानी चाहिए, तभी तो बी में उतनी करंट इनकमिंग होगी जितनी आउटगोइंग ए से है। तो ये दोनों I/6 होने चाहिए, तभी इनका सम होकर यहाँ I/3 होगा। तो ये दोनों I/6 होंगे। ये I/6 कब होंगे, जब ये ब्रांच डायरेक्ट इधर से इधर चली जाए करंट, और ये वाली करंट डायरेक्ट इधर से इधर चली जाए। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला जो ब्रांच है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जोड़ने वाले, ओके, ये सी से ई और एफ से डी,
इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, आई इक्वल टू 0, और मतलब नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें करंट फ्लो होगी तो हमारा KCL गलत हो जाएगा, KCL गलत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए। अब इसमें करंट फ्लो नहीं हो, ऐसा कब हो सकता है? जब ये ओपन सर्किट है, जब ये ओपन सर्किट हो, और जब ये ओपन सर्किट हो गए, जब ये ओपन सर्किट हो गए, और क्योंकि इनके ऊपर यहाँ पे करंट I/3 चल रही थी, तो हम बोलेंगे कि C और D हमारे एक ही पोटेंशियल के पॉइंट हो गए। और सिमिलरली E और F, बिकॉज C और D इन्वॉल्व कर रहे हैं I/3 करंट को, और E और F इन्वॉल्व कर रहे हैं I/6 करंट को, तो हमारा VC इक्वल टू VD हम लिख सकते हैं। सिमिलरली हम VE इक्वल टू VF भी लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाइड हम बना देंगे। यहाँ तक समझना थोड़ा सा मुश्किल था, दिमाग लगा पाना। उसके बाद देखते हैं कि C और D और E और F हमारा सेम पॉइंट बन गए, तो फिर कैसे बचा? तो उसी फिगर को देखते हैं दोबारा से, सब चीज़ को हटाने के बाद। ओके, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये एक हो गए। तो हमारा A से D और A से C एक ही बात है, तो A से D और A से C दो रजिस्टर जा रहे थे जो कि सेम पॉइंट पे जाएंगे, तो ये वाले रजिस्टर हो गए A से D और A से C। सिमिलरली देखें तो ये B से C और B से D दो रजिस्टर जा रहे थे, तो वो हम बना देंगे। ये दो रजिस्टर हमने बनाए, दोनों पैरेलल में है क्योंकि C और D एक ही पॉइंट है। सिमिलरली A से G और B से H, ये A से G और B से H, तो ऐसा भी हमारा एक एक रजिस्टर जा रहा है। ये वाला A से G और B से H, तो इसी तरीके से नीचे भी है। तो ये हमने बना दी पॉइंट्स को लिख के। अब ये हमारा कुछ इक्विवेलेंट फिगर बन गया जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पैरेलल, ओके, R/2, ये दोनों पैरेलल R/2, ये दोनों पैरेलल R/2, ये दोनों पैरेलल R/2, ये दोनों पैरेलल R/2, ये बाहर वाले R और R, तो हमने यही बनाया R/2, 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 और ये बीच वाला भी R/2। अब यहाँ पे ये R है, दिस इज R, दिस इज R। अब यहाँ पे क्या आप बोल सकते हैं कि ये सीरीज में है, ओके, ये दोनों सीरीज में है, और क्योंकि हमें A और B के अराउंड निकालना था, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड अराउंड A एंड B, तो हम इसको ऊपर वाले को और इनको सीरीज में नहीं ले सकते क्योंकि A और B के अराउंड निकालना था, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो A और B के अराउंड निकालना है, तो ये अलग चीज हो गई और नीचे वाला अलग हो गया, तो ये सीरीज में, ये सीरीज में, ये इनके पैरेलल में, तो ये फर्दर ऐसे सॉल्व हुआ। अब ये क्या है? ये मिडल वाला हमारा रेजिस्टेंस बन गया। तो ये जब सीरीज करने के बाद 3R/2, ये R/2, ये 3R/2 और ये R/2, तो इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट इक्वल आ गया, तो हम बीच वाले को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब बैलेंस ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगा, तो इसको जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये सीरीज और अगेन पैरेलल, तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 5R/6। ओके, 5R/6। तो अगर A और B को हम निकाल लें बॉडी डायगोनल पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे क्यूब वाले 3 केसेस क्वेश्चन के बनते हैं, उसको देख लेंगे। 3 केसेस में क्या है कि अगर हम बॉडी डायगोनल पे निकाल रहे हैं, मतलब ये क्या है, हमसे पूछा ये क्या है, हम इसको ऐसे जोड़ें तो ये क्या है? बॉडी डायगोनल है। ओके, तो हमारी क्या वैल्यू आएगी? 5R/6। अगर हम फेस डायगोनल पे निकालें और एनी साइड में निकालें, एनी साइड का मतलब क्या है कि आप A और C के बीच में बात कर लेते कि A और C के बीच में क्या होगा, ऐसे A और C के बीच में, ओके। और बॉडी ये फेस डायगोनल है A और B, ये फेस डायगोनल है। बॉडी डायगोनल मतलब आप G और उसके अपोजिट साइड में उस साइड को आप B के बीच में अगर निकालना चाह रहे हैं, ये हमारा बॉडी डायगोनल हुआ। तो ये क्यूब के अंदर पहचानने की चीज़ें हुई। ये हमारा फेस वाला हुआ, एनी साइड हुआ, ये हमारा फेस वाला हुआ येलो वाला, ये क्या है? फेस डायगोनल है, किसी भी एक फेस का डायगोनल, तो उनके अराउंड ये पर्टिकुलर हमारी वैल्यूज है। तो ये हमारा बॉडी डायगोनल के अराउंड फेस डायगोनल के अराउंड सॉल्व कर रहे थे, तो इस वाले का आंसर हमारा 3R/4 आएगा, 3R/4, क्योंकि ये फेस डायगोनल की बात हो रही थी। तो इनको याद रखेंगे। इनको याद रखने की और एक ट्रिक क्या है कि आप इनका डिनोमिनेटर सेम बना लो, 12 12 12 तीनों बन जाएंगे। ओके, सबसे बड़ा जो होता है वो हमारा क्या होता है? सबसे पास वाला, मतलब एक क्यूब है, क्यूब के अंदर सबसे पास क्या चीज़ है? सबसे कम डिस्टेंस बोले तो सबसे कम डिस्टेंस है हमारा ये, किसी भी बस एक फेस A से B जाने में, ये सबसे कम डिस्टेंस है, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू 7/12 R
ओके, इंटू आर तो मतलब हम करेंगे, अगर सारे हमें आर दिए हैं तो ये और 1 दिए हैं तो 7/12। उसके बाद फेस डायगोनल की बात करते हैं और बॉडी डायगोनल की। तो पहले बॉडी डायगोनल की, बॉडी डायगोनल हमारा और दूर होता है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं बॉडी डायगोनल हमारा सबसे ज़्यादा दूरी कवर करता है, तो बॉडी डायगोनल हमारा 9/12 होगा। आई थिंक this is body diagonal and this is face diagonal. Okay, that's why we have answer 5/4 for this question. बस ऐसे याद रखना है कि जितनी ज़्यादा दूरी उतना ही छोटी वैल्यू। लाइक कैसे, मतलब हमारा सबसे क्लोज क्या होता है, हमारा साइड वाला कॉन्सेप्ट, बस इस साइड से उस साइड जाना, फिर हमारा इस साइड से और क्या हुआ, इधर जाना। फेस, ये हमारा ये क्या है, बॉडी डायगोनल है, एक फेस का डायगोनल। और बॉडी डायगोनल क्या है कि इस पॉइंट से ये जाना लेकिन नीचे अंदर की तरफ 3D में, तो वो सबसे छोटी वैल्यू होगी हमारी। ओके, सो हमने क्या बात करी, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं फेस या किसी साइड की, ए और बी, ये हमारे एक साइड है क्यूब का, तो हमारे सबसे छोटी ये क्या है, लेस डिस्टेंस, इससे याद रखेंगे लेस डिस्टेंस, तो लेस वैल्यूज। ओके, 7/12 हमारा न्यूमरेटर की सबसे लेस वैल्यू। उसके बाद बात करते हैं किसी फेस के डायगोनल की, लाइक दिस। अगर हमसे इसके बीच में पूछा गया, जैसा कि हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन था, तो ये हमारा, इसको मैं काट के, और ये बॉडी डायगोनल है, दिस इज फेस डायगोनल। फेस की हम बात कर रहे हैं, फेस की बात कर रहे हैं, तो थोड़ी डिस्टेंस और ज़्यादा, तो हमारा और बड़ी वैल्यू, तो ये 9/12 फेस के लिए। ओके, 9/12। एंड फिर से बात कर रहे हैं बॉडी डायगोनल की, बात कर रहे हैं बॉडी डायगोनल हमारा कहाँ सिचुएटेड होगा, तो वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, तो सबसे बड़ी वैल्यू मीन्स 10/12। तो इस तरीके से है हमारा, कैसे है हमारा 7 देन 9 देन 12, 10 और अपॉन 12 सब कुछ है। तो ये हमारा साइड हो गया, ये हमारा फेस डायगोनल हो गया, ये बॉडी डायगोनल हो गया। दिस इज फाइनल, दिस इज फाइनल, सारे कंफ्यूजन को दूर हटाते हुए दिस इज फाइनल, ये हमारा फाइनल है। देन अगेन बात करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमें ए और बी के बीच में। सो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, इनके बीच में निकालना है। मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे आर इन। ओके, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ से खड़े होकर देखें तो ये हमें क्या दिख रहा है, आर इन दिख रहा है, जो कि हमें यहाँ से दिख रहा था। इसको फिगर को पहले पूरी तरह देखते हैं। दिस इज 1 ओम 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 एंड दिस इज इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी तक सेम चीज़ एक्सटेंड है। तो ये मैथमेटिक्स के कुछ उसी तरह के क्वेश्चन की तरह हो गया, जो कि ये होता था √x + √x अपॉन अप टू इन्फिनिटी। तो इसको क्या हम लिख सकते थे, अगर ये y = है तो इसको लिख सकते थे y + x + y, y = x + y। सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। मतलब हमने क्या किया है कि ये जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन है ये इसी के इक्वल है, जो हमारा y था ये y के इक्वल है, तो हमने सेम बस यही लिख दिया। यही चीज़ है, ये जो हमारा यहाँ से पूरा फिगर है इसके आगे का, ये किसके इक्वल है, ये इसके इटसेल्फ इक्वल है। जब ये इसके इक्वल है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये चीज़ कि आर इन इक्वल टू ये बीच का इतना पार्ट और आर इन। ये आर इन क्या है, इसी चीज़ को रिपीट कर करके बनाया है। तो इसी को रिपीट करते हुए जो हमने इस एक एलिमेंट लिया है, ये वाला जो एलिमेंट लिया है इसको रिपीट कर देंगे। इसमें क्या क्या आता है, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, तो यही चीज़ बनेगी। तो ये कुछ इसी इक्वेशन की तरह है, y = √x + y की तरह, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, इसको सॉल्व करके लाना है। इसको लगाते हैं आर इन, ये दोनों क्या हैं पैरेलल में, उसके बाद ये इसके संग सीरीज में। तो ये क्या है 1 + 1 प्लस ये चीज़ जो कि पैरेलल में थी, मतलब तीनों सीरीज में, मतलब ये वाला और ये जो इनका पैरेलल का आएगा वो ये तीनों सीरीज में तो ऐड कर दिए 2 प्लस ये। इसको सॉल्व करेंगे, आर इन का हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके 1 ± √3 आया। तो ये वैल्यू यहाँ पे आई इस क्वेश्चन के लिए, जहाँ पे हमें इन्फिनाइट वाला केस था, तीनों रेजिस्टेंस मौजूद थे ऊपर नीचे और आगे, मतलब ये ऊपर ये नीचे ये आगे, और तीनों की वैल्यू 1 थी, इक्वल थी।
अब इसका शॉर्ट फार्मूले की बात करते हैं। अगर आर ए बी कभी निकालने को कहा गया हो, अगर कुछ इस तरीके से हमारा हो फिगर लाइक दिस, और ये रिपीट हो रहा है, मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जीरो हो सकता है, कोई रेजिस्टेंस ना हो, ओके, इस तरीके से यहाँ पे एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हो सकता है, रिपीट ये यहाँ से होगा, ओके, तो वो देख लेंगे। ये पॉइंट लेकिन ए और बी हैं, तो इनके अराउंड अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला 1/2 R1 प्लस R2, 1/2 R1 प्लस R2 प्लस 4R3, ये 3 वाला केवल यहाँ मौजूद है, ये याद रखेंगे, R1 प्लस R2। अब इसमें R1 R2 और R3 क्या है उनको देख लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि R1 R2 और R3 इसमें है क्या। सो यहाँ पे इस फॉर्मूले को फ्रेम करते वक्त हमने R1 को लिया है अपना अपर, R2 को लिया है लोअर और R3 को लिया है हमने मिडिल वाला। तो ये याद रखेंगे, इनकी जो जो वैल्यू होगी, तो यहाँ पे सब कुछ 1 था, तो इस इक्वेशन में हर जगह इनकी जगह 1, इनकी जगह 1, इनकी जगह 1 लगा देंगे तो आंसर 1 ± √3 आएगा। फिर से बात करते हैं, क्या हमने लिया था, R1 अपर, R2 लोअर और R3 मिडिल, जो उसी वाले फॉर्मूले में रखते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, एक बार इसको देखते हैं, 1/2 R1 प्लस R2 प्लस 1/2 रूट ऑफ R1 प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 4R3 R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 बराबर रिपीट हो रहा है, ओके, 1/2 इतना जो टर्म है ये लगभग कह सकते हैं कि सेम है, बस यहाँ पे रूट आ गया है और स्क्वायर आ गया, प्लस हमने किया है और 4R3 R1 प्लस R2 कर दिया है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, अगर इसके अराउंड हमें निकालना है, सॉल्व करना है, आर ए बी बोले, उसके लिए पहले हमें आर सी डी निकालना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ये जो है रेजिस्टेंस, ये हमारा जो हम यूज़ कर रहे थे उस चीज़ को फॉलो नहीं करता है। तो अगर हम देखें तो हमारा ये चीज़ यहाँ से है, ओके, ये 2 रेजिस्टेंस और नीचे यही सेम चीज़ हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, यही सेम चीज़ हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं आर सी डी को उस फॉर्मूले से, 1/2 A प्लस बी मतलब R1 प्लस R2। तो नीचे वाला रेजिस्टेंस जो है R2 जो है 0 है, R1 1 है और R3 1 है, तो ये 0, इस जगह भी 0 और इस जगह भी 1 प्लस 0, तो ये हमारा सॉल्व हो क्या आया, ये। अब इसको हम रखेंगे आर इक्विवेलेंट, जो भी हमारा निकल के आया, ये आर इक्विवेलेंट इस तरीके से निकल के आया, इसको हम रखेंगे यहाँ पे आर ए बी में। आर ए बी क्या है, ये 2 ओम जो ये निकल के आएगा आर इक्विवेलेंट, ये इस 1 के संग क्या होगा, पैरेलल होगा, जो हमारा निकल के आएगा आर इक्विवेलेंट इस 1 के संग पैरेलल होगा और 2 के संग सीरीज होगा। तो वही चीज़ करिए कि ये 2 के संग हमने सीरीज कर दिया और उसको 1 को हमने इसके संग पैरेलल करा दिया, जो हमारा निकल के आया यहाँ फाइनल। तो हमारा फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से आया। ये तो पहला अप्रोच है। यहाँ पे थोड़ा सा और क्या हो सकता है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे था वो हमको 2 दिया था, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 1 and 1 में। इसको जैसे ही हम 1 और 1 में डिवाइड करेंगे तो हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। तो हमारा जो चीज़ रिपीट हो रही है, यहाँ से हमने रिपीट कराई थी, वो अब हम यहाँ से रिपीट करा सकते हैं। हमें ऐसा एलिमेंट मिल गया जो आगे था, तो 1 मिल गया, 1 मिल गया और नीचे 0 मिल गया। तो अब क्या करेंगे, जो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे उसको केवल एक बार इसके संग सीरीज में रख देंगे, तो इसका आर इक्विवेलेंट ये आया +1, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये और ज़्यादा इजी अप्रोच है। अब बात करते हैं सिमेट्री की। हमारी सिमेट्री 2 तरीके से हम लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर सिमेट्री और पैरेलल सिमेट्री, ये 2 मेथड है। यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस हमने आर लिए हैं, तो सेम चीज़ वही हमें आर ए बी निकालना है यहाँ पे, ओके। ये ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हमने क्या किया, इसको करंट से जोड़ा, मतलब यहाँ पे इसको वोल्टेज सोर्स से जोड़ा और हमने करंट को आई को फ्लो करा दिया। आई करंट हमारी फ्लो हो गई कुछ ऐसे। अब यही करंट वही कॉन्सेप्ट, ये 3 में डिवाइड होगी और 3 से इनकमिंग होगी, ओके। अब ये यहाँ जाएगी तो 2 में डिवाइड होगी और यहाँ से ये 2 में इनकमिंग हो रही होगी, एंड सिमिलरली ये भी यहाँ पे 2 में डिवाइड होगी और इधर 2 से इनकमिंग हो रही होगी। अब इसी कॉन्सेप्ट से अगर देखें तो ये हमारा पहला डिवाइड हुआ, ओके, ये हमारा यहाँ इनकमिंग हुआ, ओके, ये हमारा ये अगेन डिवाइड हुआ ऐसे, तो ये ऊपर वाली तो एज इट इज चली गई, ओके, यहाँ से उतना इनकमिंग हो रहा है। अब ये जो इधर जा रहा है तो वही चीज़ यहाँ से इधर जानी चाहिए करंट, और ये जो इधर जा रही है वही करंट यहाँ से इधर जानी चाहिए। अब यही चीज़ ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब ये पॉसिबल तब हो सकता है कि इस पॉइंट का कोई भी सिग्निफिकेंस ना हो,
इस पॉइंट का कोई भी सिग्निफिकेंस ना हो, जब ये जो पॉइंट है इसका कोई भी सिग्निफिकेंस ना हो, तो हमारी जो करंट ऐसे गई वो वापस चली गई, ये हमारी ऐसे चली गई, हमारी जो करंट ऐसे गई वो वापस चली गई, ये करंट ऐसे चली गई, तभी यहाँ पे हमें सेम करंट मिलेंगी। तो इस पॉइंट का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, ये चीज़ तभी पॉसिबल हो सकती है। तो इसको पॉसिबल करने के लिए क्या है कि इस पॉइंट को हमें हटाना पड़ेगा। तो यही हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है परपेंडिकुलर सिमेट्री का लगता है, बट उसको हम इस आई के मेथड से सॉल्व नहीं करते हैं। ओके, उसको हम जैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो हम ऐसा कोई लाइन निकालते हैं पूरे अपने डायग्राम में जिसके अराउंड, जो कि एक तो क्या है परपेंडिकुलर हो, किसके, आप जिसके अराउंड सॉल्व कर रहे हैं, ए और बी के अराउंड, ये परपेंडिकुलर है दिख रहा है, और उस लाइन के इधर और इधर एकदम इक्विवेलेंट हमारा सिमिलर फिगर मौजूद है। तो ये दो कंडीशन है कि एक तो परपेंडिकुलर हो ये ए और ए बी लाइन के अराउंड, और इसके इधर और इधर सेम है, तो सेम मौजूद है। अब ये जो बीच में हमारा आर हुआ करता था, अब इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये सेम है, तो इसको हमने क्या किया, दो में डिवाइड कर लिया, r/2 एंड r/2, और इसको हमने हटा दिया। तो अब क्या बोलेंगे, ये जो नया r/2 आया, तो ये पुराने r के इक्वल है, ये दोनों सीरीज में, ये मिला के r बना देंगे। तो अब इस लाइन के इधर भी r/2 है और इधर भी, तो ये पॉइंट को हम हटा देंगे। तो इसको हमने क्या बोला, इक्विपोटेंशियल पॉइंट। देन डिस्कनेक्ट ऑल द इक्विपोटेंशियल पॉइंट, जितने भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट है उनको डिस्कनेक्ट कर दो, मतलब उनका सिग्निफिकेंस ही हटा दो। तो ये जो लाइन यहाँ पे आ रही है, तो ये इसमें होके नहीं जाएगी, हम कह सकते हैं कि मतलब ये दूर है, लाइक दिस। हम कह सकते हैं कि ये ऐसे चला गया, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, मतलब ये सी से किसी का भी कोई मतलब नहीं रहा, हम ये कहने का मतलब है। और इस आर को हमने r/2 में ब्रेक कर दिया। इसको देखते हैं ये किस तरीके से बना, ये कुछ ऐसा बन गया, ये सीधे वाला लाइन हमारा जा रहा है। ओके, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, करंट सीधे चली जाएगी, और ये यहाँ से जितनी इसमें दो में डिवाइड होगी उतनी यहाँ से निकल के इसमें चली जाएगी वापस। ओके, तभी तो KCL हमारा वेरीफाई होगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये दोनों सीरीज में, उसके संग ये पैरेलल में, फिर ये सारे के सारे सीरीज में, और जो चीज़ ऊपर निकलेगी वही हमें आंसर नीचे मिलेगा, तो जो हम निकालेंगे उसका 2 टाइम कर देंगे। तो ये चीज़ आई, फिर इसको, और बीच में हमारा 2r है, तो फिर ये सारे के सारे पैरेलल में, तो इनको सॉल्व करके हमारा r इक्विवेलेंट आया 14/15r। तो इसको देख लेंगे आंसर यहाँ पे 4r/5 होना चाहिए। ओके, नॉट दिस। ये आंसर को तो चेक कर लेंगे, सॉल्व करना कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो ये हमारा किसका, परपेंडिकुलर सिमेट्री का कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं पैरेलल सिमेट्री की। पैरेलल मतलब सीधी से उसके नाम से पता चल रहा है कि हम ऐसा लाइन या मतलब ऐसा लाइन ही निकालेंगे जो कि ए बी के पैरेलल होगा, और उसके अपर साइड में और लोअर साइड में इक्वल हमारा फिगर हमें दिखना चाहिए एज इट इज। यहाँ पे कौन सा, यही वाली लाइन है। अब ये कब हो सकता है, जब इस लाइन के अराउंड जो रेजिस्टेंस है उनको हम अलग करें। अब ये रेजिस्टेंस ऐसा तो नहीं कि इसका आधा हम काट के ऊपर आधा नीचे, नहीं। तो इस आर को हम दो किसमें, 2r में डिवाइड कर लेते हैं, ये क्या है, पैरेलल में होंगे, ये 2r और ये 2r। उसके बाद हम बोलते हैं कि ये हमारा, इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं रहा। ओके, सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, सेम चीज़ हमने यहाँ पे करी। अब हम कह सकते हैं कि ये सब, ये आर है, तो ये हमारा सेम हो गया इस लाइन के पैरेलल के ऊपर और पैरेलल के नीचे। तो हम क्या करें कि अगर हम इसका आधा बनाएं और उसको हम क्या कह रहे हैं कि नीचे वाले को फोल्ड करके हमने ऊपर मिला दिया है, तो ये इसी के इक्वल होगा। ओके, ब्रेक इट इनटू 2 पैरेलल 2r रजिस्टर, ये तो केवल इसकी बात करी, इस रजिस्टर की। ये कुछ हमारा ऐसा बन गया। अब हम चाहें तो इसमें परपेंडिकुलर सिमेट्री फिर से लगा सकते हैं, इस r को हम ब्रेक कर देंगे r/2 में, इसको हम फोल्ड करेंगे इधर, तो ये फिर से इसके पे बन जाएगा। इसमें परपेंडिकुलर सिमेट्री फिर से लगा सकते हैं। ओके, f को इक्विपोटेंशियल पॉइंट मानते हुए, तो हमारा ये जो फिगर होगा, परपेंडिकुलर सिमेट्री में इक्विपोटेंशियल पॉइंट निकलते हैं और पैरेलल में हमने फोल्ड कर लिया, तो हमारा पॉइंट हमने f को हटा दिया, तो ये ऐसा फिगर बना। इसको फिर सॉल्व कर लिया, ये हमारे सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर ये पैरेलल, फिर इनके संग सीरीज, और इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। हमारा आंसर फिर वही आया 4/5। अब ये आंसर तो 8/5 आ रहा था, बट क्योंकि हमने इसको फोल्ड किया था इसलिए इसको डिवाइड कर देंगे। ये केवल अपर हाफ का है और लोअर हाफ का भी सेम ही होगा, इसलिए। और दोनों हमारा, हमने इसको हाफ क्यों किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने इसको हाफ क्यों किया, क्योंकि दोनों हमारे पैरेलल थे। क्यों,
एक चीज़ ऊपर है, एक चीज़ नीचे है, हम इसके और इसके अराउंड निकाल रहे हैं। हम किसके, इधर ए है इधर बी है, तो ये अगर हमारा 8 बाई ये आया तो ये भी 8 5/r आया, दोनों पैरेलल है, तो फाइनल क्या होगा 4r/5। इसलिए हमने हाफ किया, ऐसा नहीं कि हमने एक आधे के लिए निकाला है जो वैल्यू तो फुल के लिए क्या होगा डबल होगा, नहीं, क्योंकि वो दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, इसलिए फुल के लिए हाफ वैल्यू होगा ना कि डबल। ओके, तो ये यहाँ पे समझ में आई बात। एक क्वेश्चन लेते हैं इस तरीके का, ये हमें दिया गया है। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू है, ये हमें RAB निकालना है और इस तरीके का गिवन है। तो हम इसमें परपेंडिकुलर सिमेट्री तो ऐसा कहीं भी नहीं लग रही, इसमें कहीं नहीं लगा सकते कि इक्विवेलेंट दिखे इधर उधर, पैरेलल सिमेट्री जरूर लग जाएगी। ओके, बट वो पैरेलल सिमेट्री इस केस में हम क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर, बिकॉज हमने क्या बात करी है अपने, हम निकाल किसके अराउंड रहे ए और बी, तो ए और बी की लाइन क्या है, ये हमारी ए बी की लाइन है, तो ये जो हमने सिमेट्री जो पॉइंट निकाला है लाइन, ये इसके क्या है परपेंडिकुलर है, बस ये क्या है कि रोटेट हो गई ये चीज़ जो हमने ऊपर पढ़ी थी उससे, ये परपेंडिकुलर सिमेट्री है, तो ये हमने लगाई। तो इस सिमेट्री पे जो पॉइंट आ रहा है, इस सिमेट्री पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट डी, ये कैसा पॉइंट होगा इक्विपोटेंशियल पॉइंट होगा, तो यहाँ से कनेक्शन को हम हटा सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि VC और VD हमारे दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल है और दोनों इक्वल है, तो हमारे इसके और इसके बीच में क्या करंट फ्लो होगी, क्योंकि इक्वल पोटेंशियल है तो ये I = 0 होगी, यहाँ पे कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रही। अब हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसको शॉर्ट सर्किट कर दो या ओपन सर्किट कर दो, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पे ओपन सर्किट करना ज़्यादा फायदे का है, हमने ओपन सर्किट किया तो हमारे ये दोनों पैरेलल में निकल के आए, ये हमारा ये दोनों हमारे सीरीज में निकल के आए और ये उसके संग पैरेलल में, ये सीरीज ये फिर पैरेलल, सिमिलरली ये हमारे सीरीज में है दोनों और ये इसके संग पैरेलल में है। तो इसको फर्दर सॉल्व करके हमारा ये कुछ इस तरीके से आ गया, ये हमारा 1 है, ये हमारे बाहर वाले दोनों सीरीज वाले हैं और ये हमारा बीच का जो भी था उसको सॉल्व करके 8/3, ये बीच का जो पूरा कनेक्शन था इसको सॉल्व करके क्या आया 8/3, इस पूरे को सॉल्व करके। ओके, ये हमारा 1 है और ये बाहर वाले हमारे ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं 2r, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 8/15। तो 8/15 किसका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है, ये जो हमारा ये था। इस तरीके में क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है और कुछ पैटर्न दिख रहा होगा, तो वहाँ पे तुरंत परपेंडिकुलर या पैरेलल सिमेट्री को लगाएंगे। अब ये बात करते हैं गेट का क्वेश्चन है 2015 का, ऑल रेजिस्टेंस हमको 300 ओम दिए हैं जिसको तो हम आखिरी में लगाएंगे। ओके, फाइंड RAB हमसे पूछा है, तो ये हमारा A है, दिस इज B, तो A और B की जो लाइन है वो कैसी है, वो ऐसी है। ओके, ए और बी की जो लाइन है उसको हम बोलेंगे कि वो ऐसी लाइन है। अब इसके जो भी क्या होगा वो परपेंडिकुलर सिमेट्री होगी। ये जो लाइन हमने ली है ये वाली, ये ए और बी के कैसे है परपेंडिकुलर है, इसी वजह से ये कैसी है परपेंडिकुलर सिमेट्री। तो ये लाइन ली है, तो इस लाइन पे जो जो पॉइंट होंगे C D E सारे हमारे इक्विपोटेंशियल पॉइंट बन जाएंगे, और कौन सा है F, सारे के सारे। तो हम इनको हटा देंगे कनेक्शन से, ओके, डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा ये कुछ इस तरीके से आ गया। तो ये हमारा सीरीज, ये सीरीज, ओके, ये सीरीज अगेन, ये सीरीज, ओके, ये सीरीज, उसके बाद और ये सारी की सारी ब्रांचें कहाँ से जुड़ी हैं ये भी इंपॉर्टेंट देखना। ये पॉइंट है A, दिस पॉइंट इज B, ओके, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज B, दिस इज A, तो सारी की सारी A और B के बीच में पैरेलल हैं। ओके, तो ये जो 2R की 6 ब्रांच पैरेलल हैं A और B के बीच में, तो उनको 2R/6, तो 2 × 300/6 मतलब 100 ओम हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। तो इतनी आसानी से अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम सॉल्व कर सकते हैं। ये है, ये हमने सब पैरेलल में बनाई है। अब बात करते हैं हमारा जो लॉ है KCL, किरचॉफ का करंट लॉ। तो वो लॉ क्या कहता है कि आपकी जितनी भी इनकमिंग है, लाइक ये हमारा इनकमिंग है, इस पॉइंट में ये इनकमिंग है और ये आउटगोइंग है, दिस इज आउटगोइंग, दिस इज आउटगोइंग। तो जितनी भी इनकमिंग हमारी करंट होती है वो आउटगोइंग के इक्वल होती है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं I1 + I2 + I4 = I3 + I5
और I6 भी हमारा यही है। ओके, 4 इनकमिंग है और 2 आउटगोइंग है। ये तो बताया है कि ये नोड है, ये हम इस तरीके से बताया कि दिस इज नोड, ये नोड है। तो हमारा जो 4 हैं इनकमिंग वो आउटगोइंग के सम के इक्वल होंगे, या फिर हम आउटगोइंग को माइनस करके लिख सकते हैं, मतलब सबका सम, इनकमिंग का जो साइन होगा और आउटगोइंग का उसके अपोजिट होगा, तो सबका सम 0 के इक्वल होगा। अब नोड 2 तरीके की होती हैं, सिंपल नोड एंड प्रिंसिपल नोड, तो उनको देखते हैं। अब ये जो 2 एलिमेंट जुड़े हैं, ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, जब जुड़े हैं जहाँ पे जॉइंट होता है इनका, क्योंकि फिजिकली एक रजिस्टर का 2 साइड होंगे, इसका स्टार्टिंग साइड और फिनिशिंग साइड, इस तरीके से। तो ये जो जॉइंट होगा ये हमारा सिंपल नोड होता है, जिसको हम प्रैक्टिकली यूज नहीं करते हैं सॉल्व करते टाइम अपने नेटवर्क में, उसका कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं होता है। जहाँ पे 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं आके, लाइक दिस, यहाँ पे ये 1 2 3 कनेक्ट हो रहे हैं, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल नोड। तो यहाँ पे अगर देखें इस फिगर में, तो ये हमारा ऊपर वाला और नीचे वाला 2 प्रिंसिपल नोड है, और 1 2 और ये 3, ये 3 हमारे सिंपल नोड हैं। ओके, करंट डिवीजन कहाँ होता है, करंट डिवीजन आई एस इक्वल टू आई, ये जो हमारा यहाँ से निकल रहा है आई एस, ये आई एस जा रहा है, तो इस जगह पे 2 में ये होगा, ये यहाँ से जा रहा है, ये 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये सब कहाँ पे होता है, प्रिंसिपल नोड पे होता है। तो प्रिंसिपल नोड और सिंपल नोड समझ में आया। अब ब्रांच भी 2 तरीके की होती हैं, ब्रांच हमारी कौन कौन सी होती है, सिंपल ब्रांच और प्रिंसिपल ब्रांच, जिसको कि हम इंडिपेंडेंट पाथ भी बोलते हैं। ओके, तो सिंपल ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच, तो ये जो हमारा इतना है, मतलब ये इस नोड और इस नोड के बीच में जो है, ये हमारा कैसा है, सिंपल ब्रांच है। सिमिलरली ये भी केवल इतना, मतलब 2 कोई भी जॉइंट, अब ये प्रिंसिपल जॉइंट हो या सिंपल जॉइंट हो, ये हमारा सिंपल ब्रांच है, एंड ये भी हमारा सिंपल ब्रांच है, और ये भी सिंपल। तो यहाँ पे कितनी 6 सिंपल ब्रांच हुई। बट अगर एक पूरे को ले लें, यहाँ से प्रिंसिपल नोड से शुरू करके और यहाँ तक जाने में, तो ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच है या फिर इंडिपेंडेंट पाथ है। तो सेकेंडली इसको हम इंडिपेंडेंट पाथ क्यों कहते हैं वो देखते हैं, क्योंकि ये जो हमारा प्रिंसिपल ब्रांच होती है, जो कि केवल इतनी, ये ब्लू वाली है या तो ये येलो वाली है, जैसे ही अगला हमारा एलिमेंट आता है वो वहाँ से इसको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो कि केवल एक एलिमेंट के लिए ये है, तो ये डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट पाथ क्या है कि आप ये हमारा जो प्रिंसिपल नोड है, इससे आप आगे चलना शुरू करें, लाइक दिस, इससे आप आगे चलना शुरू करें और आप पूरा अगले प्रिंसिपल नोड तक पहुंच सकते हैं, किसी भी एलिमेंट से मतलब नहीं है उसका, क्योंकि कोई एलिमेंट उसको रोक नहीं सकता, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट पाथ या प्रिंसिपल ब्रांच भी बोलते हैं, वो सिंपल ब्रांच है। तो 2 तरीके के हमने नोड पढ़े और 2 तरीके की ब्रांच पढ़ी। ओके, यहाँ पे 6 प्रिंसिपल ब्रांच है, ओके, क्योंकि 6 एलिमेंट हैं, एवरी एलिमेंट इज अ सिंगल ब्रांच, और यहाँ पे 3 प्रिंसिपल हमारे पाथ हैं, प्रिंसिपल ब्रांच बोले या इंडिपेंडेंट पाथ बोले। ओके, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो हमारा वोल्टेज सोर्स के संग अगर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, बात कर लेते हैं कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम करंट को। ओके, तो ये हमारा करंट टोटल है, दिस इज I1 एंड दिस इज I2। तो इसका सीधा सा तरीका क्या होता है, I1 को अगर निकालेंगे तो अपोजिट वाला रेजिस्टेंस I इंटू R2, I क्या है, जो हमारा ये वाला करंट था, I क्या है, ये वाला करंट, अपोजिट वाला रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस का टोटल। सिमिलरली यहाँ पे I2 निकालेंगे तो R1 अपोजिट वाला रेजिस्टेंस और टोटल। सेम बात करें तो इंडक्टर भी यही फॉलो करता है, I1 इंडक्टर के लिए निकालेंगे तो अपोजिट वाला इंडक्टर L2, जैसे I2 के लिए निकालेंगे तो अपोजिट वाला, ओके, और अपॉन टोटल। तो सेम ऐसे ही कुछ फॉर्मूले लगते हैं हमारे कैपेसिटर में और वोल्टेज के लिए। तो यहाँ पे क्या है, करंट जो होती है वो रेजिस्टेंस और इंडक्टर के लिए अपोजिट रिलेशन वाला फॉलो करती है, और कैपेसिटर सेम को फॉलो करता है करंट के लिए, और यही चीज़ वोल्टेज में अपोजिट हो जाती है। वोल्टेज अगर बात करें यहीं पे इसी जगह पे, तो वोल्टेज हमारा रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के लिए सेम को फॉलो करता है, और कैपेसिटेंस के लिए वोल्टेज हमारा अपोजिट को फॉलो करता है, अपोजिट हम कैपेसिटर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, करंट अगर I1 निकालनी है C1 कैपेसिटर में, तो हमने C1 को ही लिया है, I इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2, दिस इज टोटल। तो ये डिफरेंस यहाँ पे समझ में आया होगा, करंट के लिए और वोल्टेज के लिए, और फिर हमारे 3 उसके अंदर रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए। ओके, यह बोलें तो वोल्टेज हमारा मतलब रजिस्टर और इंडक्टर वोल्टेज फ्रेंडली है, और करंट हमारा या कैपेसिटर हमारा करंट फ्रेंडली है। तो इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं।
वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर हमने एक प्रिंसिपल अपना करंट ली, मेन करंट जो डिवाइड हो रही है I1 I2 अप टू IN, इतने सारे रजिस्टर्स हैं, तो उन रजिस्टर्स में ये डिवाइड हो रही है करंट। तो I1 इजकल टू I, हम इसके लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं? I1 निकाल रहे हैं इसके लिए ओनली। तो हम क्या करते हैं, उसी वाले रजिस्टर को लेते हैं पर हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि I इजकल टू V बाई आर के इक्वल होता है, या फिर I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। तो हमने उसका रेसिप्रोकल ले लिया और नीचे सबके रेसिप्रोकल का सम ले लिया, सारे के सारे जो रजिस्टर है उनका सम ले लिया जो भी मौजूद है। अगर हम इसको बोलें तो हम इसको कंडक्टेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं बिना रेसिप्रोकल के, कि I1 हमारा G1 और G1 प्लस G2 प्लस, अगर हमें कंडक्टेंस के फॉर्म में निकालना हो, फॉर्मूला गिवन हो या क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो हमारे चौथी चीज़ भी आ गई, जो कि कंडक्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का हमारा रेसिप्रोकल, तो कंडक्टेंस के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इस सब को हटाते हुए कि हमें डायरेक्ट अगर निकालना हो, हमें वो अपोजिट वाला चक्कर नहीं देखना, तो I1 हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 1/R1 लेंगे, लेकिन क्या लेंगे? रेसिप्रोकल। आप इसी को अगर सॉल्व करो और केवल 2 रेजिस्टेंस रख के देखो, तो ये फॉर्मूला आपका इसके इक्वल आ जाएगा जो हमने ये बनाया था I और R का। ओके, I1 इजकल टू I इंटू R2 के जो इक्वल था, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है।